Hello students, I hope you all are fine. I am back with a new chapter, Health and Diseases, which is one of the most important chapter and currently the need of the hour to understand. है ना? हम सभी आज के टाइम में हेल्थ और डिजीज के बीच में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। हम डिजीज को हरा के हेल्थ पाना चाहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर पर लेक्चर बनाया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर में दो पार्ट है, एक पार्ट है हेल्थ और एक है डिजीजेस। पहले हम हेल्थ देखेंगे, उसके बाद हम डिजीज देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है जिसको जानना बहुत जरूरी है। लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि हमारे बॉडी में हर एक काम करने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम है जो पर्टिकुलरली वही काम करता है। वैसे ही हमारे बॉडी में डिजीजेस से लड़ने के लिए एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। ये ही सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है हमारी कैपेसिटी के लिए, जिससे हम डिजीज से लड़ सके, जो हमें अच्छा रखता है, जो हमें डिजीज से बचाता है। तो ये वो सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। हम सबके पास क्या है? सिस्टम है जो बीमारियों से लड़कर, बाहर से आने वाले कीटाणुओं से लड़कर हमें सुरक्षित रखता है। और हमारी कैपेसिटी, देखो सबकी जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। तो हमारी कैपेसिटी फाइट करने की और डिजीज को रेजिस्ट करने की, उससे हम कहते हैं इम्यूनिटी। आपने नोटिस किया होगा, इसके कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी डिजीज को प्रोन हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो उनकी जो कैपेसिटी होती है डिजीज को रेजिस्ट करने की, वो लो होती है। तो आप ये बोल सकते हो कि उनका जो इम्यूनिटी है वो काफी लो है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इम्यूनिटी काफी ज्यादा, जिनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा हाई होती है डिजीज को रेजिस्ट करने की। तो आप कह सकते हैं कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ पा रहे हैं? तो इम्यून सिस्टम तो सिस्टम है और हमारी कैपेसिटी टू रेजिस्ट इज इम्यूनिटी। ठीक है? द डिटेल स्टडी अबाउट इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। लॉजी मीन्स व्हाट? स्टडी। ओके, so immunology. Then दो और टर्म्स, एंटीजन और एंटीबॉडी। ध्यान रहे, एंटीजन कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन मीन्स जो बाहर से आया है। बाहर से मतलब अब्रॉड से ही नहीं, बाहर से मतलब जो हमारे बॉडी के बाहर का है ना, जो हमारे बॉडी के बाहर से और हमारे बॉडी के अंदर एंटर करे। वो कुछ भी हो, वो पैथोजन हो, वो पार्टिकल हो, वो पॉलन ग्रेन हो, पॉल्यूटेंट हो, कुछ भी हो, जो क्या हो वो फॉरेन हो नेचर में, और वो हमारे बॉडी में एंटर करे और उसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करे? केमिकल रिलीज करे उससे लड़ने के लिए, हमें उससे बचाने के लिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? एंटीबॉडी। तो क्या समझ में आया? एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जो बॉडी में एंटर करे और उसकी एंट्री क्या करे? स्टिमुलेट करे। किसको? एंटीबॉडी को रिलीज होने पर मजबूर करे, उसके रिस्पॉन्स में रिलीज होने के लिए मजबूर करे। हम उसे क्या कहेंगे? एंटीबॉडी। तो एंटीजन बाहर से आता है और उसकी जवाबी कार्रवाई में जो हमारी बॉडी करती है वो क्या है? एंटीबॉडी। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अभी हम इम्यूनिटी की बात करें तो हम सब की एक कैपेसिटी है क्या करने की? डिजीज रेजिस्ट करने की, है ना। तो जो इम्यूनिटी है ये दो टाइप की होती है, आइनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आइनेट इम्यूनिटी जो इनबॉर्न है, जो बाय बर्थ प्रेजेंट है, वो क्या है? आइनेट इम्यूनिटी है। और जो हमने बाद में जीवन में प्राप्त की है, अक्वायर किया है, गेन किया है, उसे क्या कहेंगे? अक्वायर्ड इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे बॉडी में जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर स्टमक में जो जूस सिक्रेट होते हैं, एसिड सिक्रेट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक तरीके के हमें बहुत सारे बैक्टीरियाज से, जो हमारे लिए हानिकारक है, उनसे हमको बचाते हैं, है ना। ये हुई हमारी एक तरह की आइनेट इम्यूनिटी के बैरियर।
तो आयनेट इम्यूनिटी मतलब कि ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट है, वो आयनेट इम्यूनिटी है। और जो हम दवाइयों से, इंजेक्शन से, ऑइंटमेंट से हासिल करें, वो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ये इसके कुछ फीचर्स है। ये फीचर्स है किसके? आयनेट इम्यूनिटी के, और ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। innate immunity is not a specific in nature। नॉट स्पेसिफिक का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो हमारा स्टमक है उसमें अगर HCl सिक्रेट होता है तो वो एक तरह का एसिड है। वो एसिड क्या करेगा? उसके रास्ते में आने वाले बैक्टीरियाज को, चाहे वो जैसे भी हो, उनको वो जला के भस्म करेगा। तो मतलब वो स्पेसिफाई नहीं कर पाएगा कि मुझे ये बैक्टीरियाज को मारना है या मुझे उसको ही जलाना है। वो स्पेसिफाई नहीं कर पाएगा। जो भी उसके रास्ते में आएंगे सब खत्म हो जाएंगे। तो इट इज नॉट अ स्पेसिफिक इन नेचर। और वेयर एज अगर आप दवाई खाते हैं, है ना, या इंजेक्शन लेते हैं, या क्रीम लेते हैं, ऑइंटमेंट या सिरप लेते हैं, कुछ भी, तो वो क्या होता है? वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक रहता है। अगर आप अपने सिर दर्द की दवाई लेंगे तो क्या इससे आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आएगा? वो एग्जैक्टली उसी टारगेट पे काम करेगा जिस चीज की आपने दवाई खाई है। तो वो पर्टिकुलैरिटी, वो स्पेसिफिसिटी आइनेट में नहीं है। तो दैट इज, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, और वेयर एज एक्वायर्ड इज अ स्पेसिफिक इन नेचर। ओके, देन नो मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, पहले अक्वायर्ड देखते हैं ये केस में। जैसे कि अगर मैं बात करूं पोलियो की, तो पोलियो के लिए हम सब ने बचपन में लिया हुआ है ना डोज, वैक्सीन लिया हुआ है ना, 2 बूंद जिंदगी के। तो वो जो पोलियो डोज हमने लिया, वो भी हमारी बॉडी उसके लिए इम्यूनिटी अपने आप डेवलप नहीं कर पाती थी, हमने उसको अक्वायर्ड किया, है ना। उसको हमने बाहर से, उस इम्यूनिटी को हमने हमारे बॉडी में इंसर्ट किया। तो उस जो पोलियो का वैक्सीन था, वो पोलियो का वैक्सीन बॉडी में डाल डाल के हमने बॉडी को मेमोरी दी कि किस तरह से पोलियो के वायरस अगर आएंगे तो आपको लड़ना है। ठीक है, तो अभी अगर हमें पोलियो नहीं है, हम एकदम चंगे भले हैं, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बॉडी से कभी पोलियो ने एनकाउंटर ही नहीं किया होगा, पोलियो वायरस ने वो एनकाउंटर किया होगा, पर फिर भी हम पोलियो डेवलप क्यों नहीं किए? क्योंकि हमारे बॉडी को हमने वैक्सीन दिया हुआ था, एक तरह की उसको हमने बॉडी को एक फाइटिंग स्किल सिखाया था, हमने बॉडी को, इम्यून सिस्टम को सिखाया था कि किस तरह लड़ना है अगर कभी भी पोलियो वायरस बॉडी में एंटर करता है। तो वो जो हमने उसको सिखाया, 5 साल की उम्र तक जो हमने पोलियो का डोज लिया, तो वो कंटिन्यूस हमने क्या की? हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग दी, एक तरह का सबक सिखाया। तो उसकी मेमोरी लाइफ लॉन्ग लास्ट करेगी, और कभी भी जीवन में पोलियो वायरस आपकी बॉडी में अगर आता है, बॉडी से एनकाउंटर करता है, तो वो वाली मेमोरी को इस्तेमाल करते हुए वह उससे उस तरीके से फाइट करेगा और आपको पोलियो होने नहीं देगा। ये चीज मेमोरी आइनेट में नहीं है। आइनेट इम्यूनिटी जो है इसमें मेमोरी नहीं है, जो किसमें है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में है। डाइवर्स की अगर बात करें, वैरायटी की अगर हम बात करें, तो हमारे बॉडी में जितने केमिकल सिक्रेट होते हैं, हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एंजाइम सिक्रेट होते हैं, उन सारे सिक्रेशंस वो जितने हैं उतने ही हैं। ऐसे नहीं है क्या दिनों दिन हमारे बॉडी में नए नए सिक्रेशंस हो रहे, नए नए केमिकल्स बन रहे, ऐसे नहीं है। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल दवाइयों की बात करेंगे, केमिकल की बात करेंगे, तो हमारे पास एक गिनती ही नहीं है, इनन्यूमरेबल, अनगिनत हमारे पास क्या है? दवाइयां हैं, सिरप है, ऑइंटमेंट है, और फार्मेसी ऐसा फील्ड है जो दिनों दिन एक्सपांड होते जा रहा है, ब्रॉड होते जा रहा है, दिनों दिन नई बीमारियां आती जा रही हैं, नए नए प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं, और हम उनको मात देने के लिए नई नई दवाइयों का इजाद करते जा रहे हैं, डिस्कवर करते जा रहे हैं। तो जो डाइवर्स मतलब इसकी वैरायटी बहुत ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू innate immunity। तो इट इज नॉट दैट डाइवर्स एज कंपेयर टू acquired immunity। समझ रहे हो? डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मैंने बताया कि ये जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये डिस्क्रिमिनेट मतलब ये भेदभाव कर लेता है किसके बीच में? अपने सेल्फ सेल्स के बीच में और फॉरेन सेल्स के बीच में, प्लस नॉन टारगेट और टारगेट के बीच में। किसको टारगेट कहाँ करना है वो भी इसको पता है, और
जो बॉडी के सेल्स हैं वो सेल्स, और जो बाहर से आए हुए वो सेल्स, उनमें ये क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट, मतलब उनकी पहचान कर सकता है, उनमें भेदभाव कर सकता है, और अकॉर्डिंगली उस टारगेट पे काम कर सकता है, जो इतना ज्यादा बेहतर नहीं है आईनेट इम्यूनिटी में। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो बॉडी है वो अपने ही सेल्स को मारने लगता है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज भी बोलते हैं। मतलब कि जो बॉडी के सेल्स है वो बॉडी के सेल्स ही बॉडी के सेल्स को नहीं पहचानते हैं और उनको ही मारना शुरू कर देते हैं, है ना। तो और ये टारगेटेड और नॉन टारगेटेड के बीच में भी डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि द फीचर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट फाउंड इन innate immunity. I hope these features are clear to you about innate immunity and acquired immunity. देन अगर हम अक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो आइनेट के और कोई टाइप नहीं है, ठीक है, लेकिन जो अक्वायर्ड है इसके और भी टाइप्स है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अभी देखो नाम से ही समझ में आता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब ऐसी इम्यूनिटी जिसको बॉडी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके हासिल किया हो, वो होगी क्या, एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ऐसी इम्यूनिटी जिसको किसी तरीके से बॉडी के अंदर पास ऑन किया गया हो, बॉडी में डाला गया हो, पास किया गया हो, वो क्या होगी, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी एक्टिव में भी है दो बाइफर्केशंस, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव में भी है नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक एक करके देखते हैं कैसे बोलेंगे हम। नेचुरल, एक्टिव, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल, एक्टिव, अक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले बात करते हैं एक्टिव की। अगर हम नेचुरल की बात करें तो जैसे कि हमारी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि हम बीमार हैं, हम बीमार हुए, पर ऐसे जरूरी नहीं कि हम हर बार डॉक्टर के पास भागे। कभी कभार हम 2 दिन रेस्ट करते हैं, थोड़ा ठीक ठाक खाते हैं, आराम करते हैं, तो भी हम ठीक महसूस करने लगते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई पैथोजन से या किसी वायरस से हम इन्फेक्ट हुए हैं तो हमारी बॉडी एक्टिवली क्या कर रही है, उसको एंटीजन को पहचान के उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रही है, ठीक है। तो उसे हम कह सकते हैं नेचुरल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल मीजल्स। मीजल्स एक आपने अगर आप देखे होंगे कि जो मीजल्स है वो कैसा होता है, वो रेडिश रेडिश फोड़ी फोड़ी जैसा होता है। तो जो बॉडी है वो खुद ही उससे लड़ना सीखती है, ठीक है। और अगर एक बार आपको मिजल्स हो गया और आपकी बॉडी ने उससे लड़ने का टेक्निक बना लिया तो फिर आपको क्या नहीं होगा, मिजल्स नहीं होगा। समझ रहे हो। तो मतलब जब बॉडी में इन्फेस्टेशन आया तो बॉडी ने खुद क्या किया, उससे लड़के डेवलप करना सीखा, ठीक है। देन दूसरा है आर्टिफिशियल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे मैंने अभी आपको पीछे ही शॉर्ट में पोलियो की बात बताई थी, अब डिटेल में बताती हूँ। जो पोलियो है, हम बोलते हैं ना पोलियो वैक्सीन, तो हमेशा याद रहे जब भी हम नाम लेते हैं वैक्सीन, ये वैक्सीन सही मायने में या तो लाइव या वीक। अगर मैं आपको ये बोलूं कि पोलियो के डोज के नाम पे आपके बॉडी में पोलियो का वायरस डाला जा रहा था, वो 2 बूंद जिंदगी के वाले में जो 2 बूंद थे वो पोलियो के वायरस ही थे, तो क्या आप इस बात को मानोगे? नहीं मानोगे, पर मानना पड़ेगा क्योंकि ऐसा था। वैक्सीन क्या होती है, सॉरी नॉट लाइव, दिस शुड बी आइदर डेड और वीक, पैरालाइज्ड जिसको बोलते हैं, है ना।
तो मतलब हम वैक्सीन में एक्चुअली वही वायरस या तो वो डेड होता है या तो वो इतना कमजोर होता है, पैरालाइज होता है कि जिससे वो हमको किसी तरह कोई अफेक्ट नहीं कर पाए, है ना। तो हम वैसे ही अधमरा या मरा हुआ वायरस या बैक्टीरिया जिसकी भी हम वैक्सीन ले रहे हैं वो हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं, बॉडी में डालते हैं। तो बॉडी उसको फॉरेन समझ के, एंटीजन समझ के उसके खिलाफ लड़ने की टेक्निक्स बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, बार 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 हम क्या कर रहे हैं, वो वायरस को बॉडी में डाल रहे हैं। बॉडी को नहीं पता कि वो मरा हुआ है या वो पैरालाइज्ड है, बॉडी को सिर्फ ये पता है कि वो बॉडी के बाहर का कुछ है, वो फॉरेन इन्वेजन है। तो बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ लड़ने के टेक्निक्स बनाती है। तो मतलब बॉडी को हमने क्या किया, आर्टिफिशियली एक्टिव किया, है ना। तो ये होगा। तो और बॉडी ने क्या किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया, लड़ना सीख लिया। तो जिंदगी में कभी भी अगर हम पोलियो के वायरस से एनकाउंटर करते हैं तो क्या नहीं होंगे, हम पोलियो से अफेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी ने उससे लड़ना सीखा है, हमारे पास वो मेमोरी है। समझ पा रहे हो। तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, सो वैक्सीन्स आर ऑलवेज आइदर डेड और वीक वायरसेस, राइट। देन नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, जैसे मैंने बोला ये पास ऑन होके आया हुआ है। तो जब हम हमारी माँ के कोख में थे, हम पूरा पूरा हमारे मदर पे डिपेंडेंट थे। तो इसलिए बोलते ना, अगर माँ स्ट्रांग होगी तो बच्चा स्ट्रांग होगा, माँ का असर बच्चों पे पड़ता है। तो जब मम्मी, जो हमारी मम्मी है, उनकी जो मैटरनल एंटीबॉडीज थी, जो मैटरनल एंटीबॉडीज थी वही प्लासेंटा के जरिए हमको मिल रही थी, वही हमारे इम्यून सिस्टम का ध्यान रख रही थी, वही हमारे लिए फाइट कर रही थी। और जन्म के बाद जो कोलोस्ट्रोम है, कोलोस्ट्रोम मतलब जो माँ का पहला दूध है ना, मदर्स फर्स्ट मिल्क, वो हाईली प्रोटीनेशियस होता है ना। तो उसके थ्रू भी हमको क्या मिलती है, जन्म के बाद जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता तब तक उसको माँ के द्वारा जो एंटीबॉडीज है वो मिलते रहती है, जिससे उसके अंदर फॉरेन इन्वेजन से फाइट करने की ताकत बनी रहती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये नेचुरली क्या हुई है, ये तो नेचुरली है, ये तो नेचर का प्रोविजन है। तो ये नेचुरली पास ऑन होके आई हुई है, तो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। और अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं तो अभी एकदम रिसेंट अगर एग्जाम्पल लूं तो आपने सुना होगा, जो भी ऐसे लोग हैं जो कोरोना से पीड़ित थे, जो कोरोना ग्रस्त थे, और वो अगर रिकवर हुए हैं तो हम उनके प्लाज्मा से क्या कर रहे हैं, जो कोरोना से अफेक्टेड है हम उनका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो इसका मतलब कि जो उससे रिकवरी, है ना, कोरोना से रिकवरी हुए हैं जो लोग, उनके प्लाज्मा को अगर हम इस्तेमाल करें तो हम क्या कर पाएंगे, जो कोरोना ग्रस्त लोग हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, हम उनका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। उनके जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज डेवलप हुई है कोरोना के लिए, वो हम क्या कर पाएंगे, आर्टिफिशियल तरीके से पास ऑन करके कोरोना ग्रस्त लोगों को बचा पाएंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Got the point? Okay. Then अभी हमें ये देखना है कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, ये काम कैसे करते हैं। इम्यून सेल्स जो हैं, इम्यून सेल्स जैसे कि हमारे इम्यून सेल्स है, ये कहाँ पर जन्म लेते हैं, ये बोन मैरो में जन्म लेते हैं। और बोन मैरो में जन्म लेने के बाद जो कुछ सेल्स है वो हमारे थाइमस ग्लैंड के पास चले जाते हैं मैच्योर होने के लिए। ठीक है, तो और कुछ बोन्स बोन मैरो में ही रहते हैं। तो जो थाइमस ग्लैंड के पास गए उन्हें हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट, और जो दूसरे बोन मैरो में ही रह गए उसे हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट। तो इम्यून सेल्स दो टाइप के हैं हमारे पास, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स।
याद रहे पूरा पूरा इम्यूनिटी सिस्टम का दारोमदार कारोबार किसके ऊपर टिका हुआ है? इन लिम्फोसाइट्स के ऊपर ही टिका हुआ है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। अब जो टी लिम्फोसाइट्स है ये इसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, किससे? बी लिम्फोसाइट से। टी लिम्फोसाइट को हम सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं, इसे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब देखो क्या होता क्या है, जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट जैसे ही एंटीजन, कोई भी एंटीजन अगर बॉडी में एंटर किया, उसको तुरंत पहचान के उसके खिलाफ एक्शन शुरू करना है सबसे पहले। जैसे कोई भी अगर दुश्मन हमारे अगर बॉर्डर पे आता है तो हमारे जो सैनिक है, जवान, वो क्या करते हैं? पहले उसको देखते हैं कि ये अगर बाहर का है, ये फॉरेन इन्वेडर है जो हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है और इस सीमा में घुस के हमारे लोगों को हार्म पहुंचाएगा, तो क्या करते हैं? अटैक चालू कर देते हैं, है ना। तो वैसे ही है टी लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले टी लिम्फोसाइट का ये बात समझो कि इसके काम करने का स्टाइल क्या है। सबसे पहले टी लिम्फोसाइट क्लोन सेल्स बनाएगा। कौन से सेल्स बना लेता है? क्लोन सेल्स बनाता है, जो 4 टाइप के हैं, जो आप देख रहे हैं, हेल्पर टी, किलर टी, सप्रेसर टी और मेमोरी टी। ठीक है, जो हेल्पर टी सेल्स है, नाम से ही समझ में आ रहा है, हेल्पर टी सेल्स बाकी तीनों टी सेल्स और बी लिम्फोसाइट के जो एक्चुअली बी लिम्फोसाइट भी प्लाज्मा सेल्स सिक्रेट करता है और प्लाज्मा सेल ही क्या करते हैं? एंटीबॉडीज सिक्रेट करते हैं। ठीक है ना। तो क्या करता है जो किलर टी है, किलर टी और सॉरी जो हेल्पर टी है, हेल्पर टी बाकी टी सेल्स को और बी लिम्फोसाइट के सेल्स को बनने में, सिक्रेट करने में मदद करता है। अच्छा, फिर जो किलर टी है, किलर नाम से समझ में आ रहा है ये तो क्या करेगा? ये तो मारेगा, ये तो छोड़ेगा नहीं, है ना। ये तो किल करके ही रहेगा, ये पबजी गैंग वाला है ना। तो किलर टी को हम साइटोटॉक्सिक टी सेल भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये फॉरेन सेल को पकड़ते हैं, उसके अंदर परफोरिन नाम का केमिकल उसके अंदर रिलीज करते हैं और उसको मारते हैं। मतलब परफोरिन रिलीज किया, पहले वो सेल को पकड़ा, परफोरिन रिलीज किया और उसको क्या किया? मारा। ठीक है, इसलिए इसको साइटोटॉक्सिक, साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब जहरीला। क्या करता है? ये दूसरे बाहर से आने वाले सेल के लिए क्या है? जहरीला है, जहर दे दे के मारता है। ऐसा मारता है कि पानी भी ना मांगे, है ना। ओके, देन सप्रेसर टी सेल क्या करता है? मतलब जब भी हमारा बॉडी का सेल तो एकदम क्या हो गया है? भड़क गया, अभी तो किसी को छोड़ेगा ही नहीं, जो आएगा सामने सबका खात्मा। तो सप्रेसर टी सेल उसको थोड़ा सा काम करता है, कूल करता है कि भाई मारना है तो जो जो इन्वेडर है उनको ही मारना, जोश जोश में अपने बॉडी के सेल्स को मत मार देना। समझ रहे हो? तो सप्रेसर टी सेल क्या करता है? ऐसे टी सेल्स जो इन्वेडर्स पे, फॉरेन इन्वेडर्स पे अटैक कर रहे हैं, उनको हमारे ओन सेल्स पे अटैक करने से बचाता है, सप्रेस करता है, दबाता है कि भाई अपने वालों को मत मारो, बाहर वालों को मारो। समझ गए? और जो मेमोरी टी सेल है, नाम से ही समझ जाओ, क्या करता है? पूरी मेमोरी रखता है कि अच्छा कौन आया था, कैसे आया था, फिर कैसा उसको मारा, कैसा उसको ठोका, अभी दोबारा आएगा तो उसको कैसे करने का। तो वो सारी जो टेक्निक्स है वो कौन स्टोर करता है? मेमोरी टी सेल, ताकि दोबारा अगर आए तो हमको टेंशन ना हो, सीधा एक ही बार में क्या कर दिया जाए? काम तमाम। समझ रहे हो? तो ये स्टाइल है किसका? टी लिम्फोसाइट का।
मतलब 4 टाइप के सेल्स आते हैं और ये चारों सेल्स ईंट से ईंट बजा देते हैं, किसकी? पैथोजेंस की या एंटीजेंस की, जो भी फॉरेन से आने वाला जो भी हो सबको देख लेंगे, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ओके, देन हम किसकी बात करेंगे? बी लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे। तो जो ये प्लाज्मा, जो बी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करता है? प्लाज्मा सेल्स। और जो प्लाज्मा सेल्स है, दीज प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल्ड व्हाट? एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज एक्चुअली है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन ही तो है, समझ रहे हो? तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन जो सिक्रेट करेगा वो कहाँ रिलीज किया जाएगा? सीधा ब्लड में, लिम्फ में, जो पूरे बॉडी में क्या होगा? सर्कुलेट होना चालू हो जाएगा। ओके, अब ये एक्चुअली एंटीबॉडी कैसा काम करता है ये मैं आपको डिटेल में और समझाऊंगी जब मैं एंटीजन एंटीबॉडी पे आऊंगी, ठीक है? अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं। तो पहले देखते हैं कि फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जो अभी हमने बी सेल्स की बात की, तो वो बी सेल ने फंक्शन कैसे किया? उसके 3 स्टाइल है: अग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन। अग्लूटिनेशन का मतलब है क्या कर देना? जो भी बाहर से इन्वेडर्स आए हैं उनको इमोबिलाइज कर देना, पूरा इमोबिलाइज मास कर देना, मतलब कि उनको एकदम जमा देना, उनको एकदम क्या कर देना? जाम कर देना, एकदम गट्ठा गट्ठा कर देना, ताकि वो लोग क्या ना कर पाए? मूव ना कर पाए, ठीक है? उसको एकदम इमोबिलाइज मतलब कि वो मूव ही ना कर पाए, ऐसा उनका हाल कर दो। समझ लो कि अगर कोई चोर आए तो आप क्या करो? आप उसके हाथ पैर बांध दो। आप उसके हाथ पैर बांध दोगे तो वो क्या नहीं कर पाएगा? मूव नहीं कर पाएगा। मूव नहीं कर पाएगा तो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। वैसा रिलेट करने के लिए, हाँ, ऐसे सब आंसर्स में मत लिखना, हाँ, ठीक है? देन ऑप्सोनाइजेशन। अभी इसको मैं आपको चोर के लैंग्वेज में समझाती हूँ कि मान लो कोई चोर आपके घर में घुसा, आपने उसको देख लिया, आप पीछे से उसके ऊपर कंबल लेके कूद गए, है ना? अब वो पूरा कंबल के अंदर ढक गया और और बाकी लोग, आपने चिल्लाया चोर चोर, पूरे घर के लोग इकट्ठा हो गए, दे दनादन कंबल पे से चालू हो गए। तो पूरा आपने उसके ऊपर कोटिंग कर दी, आपने पूरा उसको क्या कर दिया? मास्क कर दिया, कोट कर दिया, किससे? कंबल से। तो वैसे ही हमारा एंटीबॉडी भी काम करता है, बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को क्या करता है? पूरा उसके ऊपर कोटिंग कर देता है, उसके ऊपर ऐसा कंबल डाल देता है कि वो क्या ना कर पाए? कुछ ना कर पाए, ठीक है? फिर न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पे क्या किया जाए? जो वो टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं, उसको क्या किया जाए? न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि वो टॉक्सिन हमारे बॉडी को अफेक्ट ना कर पाए, ठीक है? जैसे कि आप हम वो लेते हैं ना इंजेक्शन टिटेनस वाला, जब भी हमें कोई एनिमल बाइट हो जाए या फिर कोई कील वील चुभ जाए, तो वो जो उसके थ्रू जो बैक्टीरिया बॉडी में जाते हैं वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो अगर हम टिटेनस का इंजेक्शन ले लेते हैं तो इस टॉक्सिन को क्या कर दिया जाता है? न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। समझ रहे हो बात? तो ये है स्टाइल किसके काम करने का? बी के, बी लिम्फोसाइट्स के, प्लाज्मा सेल्स के रिलीज किए हुए एंटीबॉडीज का। इसके अलावा एक थोड़ा सा जानकारी और दे दूं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का। जैसे मैंने बोला, अगर आपके घर में कोई चोर घुसेगा तो आप चुपचाप अपने मुंह पे रुमाल बांध के नहीं उसको ठिकाने लगाएंगे। आप क्या करेंगे? आप चिल्लाएंगे भी चोर चोर चोर, है, ताकि और लोग भी क्या हो जाए? सतर्क हो जाए, सतर्क रहे, सावधान रहे, है ना? वो करने के लिए आप क्या करोगे? चिल्लाओगे चोर चोर। तो वैसे ही जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मतलब कि हमारे बॉडी के सेल्स क्या करे? अपने सेल मेम्ब्रेन पे कुछ ऐसा, ये मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करने का समझा रही हूँ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जिससे बाकी सेल्स देख के समझ जाए कि यहाँ पर एंटीजन डिटेक्ट हुआ है, और उसको ध्यान में रखते हुए वो लोग अपना प्रोसेस
चालू करें। मतलब ये सेल एक तरीके से क्या दे रहा है, दूसरे सेल को सिग्नल दे रहा है। जैसे आप चिल्ला चिल्ला के देंगे ना चोर 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 चोर, वैसे ये क्या कर रहे हैं, ये अपने सेल मेम्ब्रेन पर उस एंटीजन को पकड़ के प्रोसेस करके क्या दे रहा है, सिग्नल दे रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये है क्या, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, अभी ये बैरियर्स भी एक बार देख लेते हैं। जब हम इम्यून सिस्टम का काम करने का स्टाइल देख रहे हैं तो बैरियर्स क्या है। जब हमने आइनेट इम्यूनिटी देखा तो आइनेट इम्यूनिटी काम कैसे करता है, आइनेट इम्यूनिटी इन बैरियर्स की मदद से काम करता है ना। जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो तो कैसे काम करेगा, वो दवाई वगैरह से काम करेगा, लेकिन जो आइनेट है वो कैसे काम करता है। देखो एपिथेलियल सरफेस, जैसे कि मैंने बताया हमारा स्टमक का HCl सिक्रेशन मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा जो हमारा स्किन है, हमारा स्किन सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म है, सबसे पहले डिफेंड करता है बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को, है ना। हमारे बॉडी में जो स्किन है, हमारे बॉडी पे जो स्किन है, वो स्किन के जो स्वेट रिलीज होते हैं, उस स्वेट में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले तो ये हमको क्या करता है, डिफेंड करता है। इसके अलावा जो हमारे नोज में म्यूकस है, ये म्यूकस क्या करता है, हमको सबको पता है कि हम जब भी इनहेल करते हैं तो हमारे जो नोज के सीलिया है और म्यूकस है वो क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं और हमें हमारे बॉडी में फिल्टर्ड एयर पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये भी एक तरह के क्या हुआ, बैरियर हुआ। बैरियर का मतलब ही क्या होता है, ऑब्स्टैकल, रुकावट, राइट। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे आईज में, जितनी बार आप आईज ब्लिंक करते हैं, आप रोते हैं, तो वहां से जो सिक्रेशंस निकलते हैं उसे कहते हैं लैक्रिमल सिक्रेशन, जो कंटिन्यूसली आपके आईज को वॉश करता है। जैसे कैसे वाइपर रहता है आपकी कार के आगे जो कंटिन्यूसली बारिश में काम करता है और वो जो पानी गिर रहा है उसको पोंछते रहता है, क्लीन करते रहता है, वैसे आप जितनी बार आईज ब्लिंक करते हो उतनी बार वो वाइपर की तरह आपके आईज को क्लीन करता है। तो ये हुए कुछ एपिथेलियल सरफेस के बैरियर्स। ओके, इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। अब ये क्या है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। अब एंटी का मतलब ही होता है क्या, अगेंस्ट, है ना। माइक्रोबियल किसके अगेंस्ट, माइक्रोब्स के अगेंस्ट। तो मतलब एक्चुअली हमारे ब्लड में कुछ 30 टाइप के सेरम प्रोटीन्स हैं। कितने, अराउंड 30 टाइप के सेरम प्रोटीन्स हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। और अगर ब्लड में किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा पाया जाए, माइक्रोब्स का प्रेजेंट ही अगर पाया जाए, तो वो क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, उन पैथोजेंस को एलिमिनेट करने के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली ये इंटरफेरॉन होते हैं। क्या होते हैं, ये इंटरफेरॉन होते हैं। तो समझ में आ गया आपको एपिथेलियल सरफेस। अब हम क्या देख रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। एंटी का तो मतलब ही होता है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, माइक्रोब्स के अगेंस्ट। तो जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड में और टिश्यू में पाए जाते हैं। करीब करीब 30 सेरम प्रोटीन्स है जो ब्लड में सर्कुलेट होते हैं इनएक्टिव स्टेट में, और जैसे कोई पैथोजन को ये डिटेक्ट करते हैं वैसे ही ये एक्टिवेट हो जाते हैं और पैथोजन को एलिमिनेट करने के काम पर लग जाते हैं। इन्हें हम इंटरफेरॉन्स भी कहते हैं। जो सेरम प्रोटीन है वो बेसिकली क्या है, वो इंटरफेरॉन्स है। देन सेल्यूलर फैक्टर्स। सेल्यूलर फैक्टर्स, सेल्यूलर का मतलब ही क्या है, सेल है। अब ये क्या है सेल्यूलर फैक्टर्स, ये एक्चुअली बॉडी में, अच्छा उससे पहले ये बताओ, फैगोसाइटिक का वो नाम सुना है। फैगोसाइटिक का मतलब होता है बॉडी का ऐसा सेल जो क्या कर सके, बाहर से आने वाले सेल को फैगोसाइट कर सके। फैगोसाइट करना मतलब क्या करना, उसको एनगल्फ करना, पकड़ के उसको निगल लेना, वो क्या होता है, एनगल्फिंग, एनगल्फ करते हैं। और उस सेल को कहते हैं फैगोसाइट और एक्शन को कहते हैं फैगोसाइटिक।
ठीक है, माइक्रोफेजेस और मैक्रोफेजेस, ऐसे दो टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, देन फीवर है। फीवर देखो, कोई भी जो भी लिविंग बीइंग है उसका एक सर्वाइवल का रेंज है कि वो किस टेम्परेचर में, किस पीएच में कैसे जी पाएगा, है ना। तो वैसे ही एक जो फीवर है, फीवर क्या है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया है या वायरस है वो उस टेम्परेचर के रेंज में जी ना पाए। ठीक है, तो बॉडी का ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो क्या करता है, इन्वेडिंग पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, देन देर इज एक्यूट फेज प्रोटीन्स। ये क्या है, एक्यूट फेज प्रोटीन्स? ये बेसिकली जब इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब समझते हो, जब भी जो भी इंजर्ड पार्ट रहता है वहां पर सूजन आ जाना, वो पार्ट रेडिश हो जाना, उसे कहते हैं इन्फ्लामेशन। तो ये उसके अगेन ये इन्फ्लामेशन में काम करता है। और जहां पर भी अफेक्टेड पार्ट है और वहां पर ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड सप्लाई करना, प्लाज्मा सप्लाई करना, ताकि वहां के जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करे, इस इन्फेक्टेड पार्ट को, जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है वहां पर जल्दी रिकवरी में मदद करें। तो इसमें CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, ऐसे कुछ प्रोटीन होते हैं जो इसमें काम करते हैं। तो बेसिकली दिस प्रमोट repair of inflammation or inflammatory area. So these were a few barriers जिसके तहत क्या करता है, innate immunity काम कर पाता है। समझ में आ गया innate immunity कैसे काम करता है और एंटीबॉडीज कैसे काम करते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसका, एंटीजन और एंटीबॉडी का। ठीक है ना। अभी ये देखो, ये है आपका एंटीजन और ये है पूरा आपका एंटीबॉडी। अगर आप गौर से देखो तो ये जो है, ये जो पूरी चेन है, दिस इज हेवी चेन, और ये जो है ये है लाइट चेन। तो हम ऐसे लिखते हैं H2L2, दो हेवी चेन दो लाइट चेन। अभी ये जो पार्ट है ये है इसका वेरिएबल रीजन, बाकी ये है कांस्टेंट रीजन। ये है वेरिएबल रीजन, ये है कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन से मतलब ये है, जैसे कि अभी अच्छे से समझो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को, कि ये काम करते हैं लॉक एंड की फैशन में, दे वर्क इन लॉक एंड की मैनर। ये एंटीजन है, ये एंटीजन कितना ही बड़ा हो, लेकिन इसका जो कुछ साइट होंगे वो क्या होंगे, वो एंटीबॉडी से बाइंड करने के लिए उसके पास क्या होगा, एक परफेक्ट लोकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा ही जो लॉक होता है वो लॉक चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन जहां पर हम की इंसर्ट करते हैं वो तो छोटा ही होता है। तो इसका मतलब जो की है और लॉक है वो कहां पर बाइंड हो रहे हैं, वो यहां पर ही बाइंड होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, की एंड लॉक बाइंडिंग साइट। वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये कितना ही बड़ा हो ना, ये यहाँ पे क्या है, बाइंडिंग है। वैसे ये एंटीजन है, कितना ही बड़ा हो, इसका एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिस पार्ट से वो एंटीबॉडी को बाइंड होता है। वैसे ये एंटीबॉडी भी कितना भी बड़ा हो, उसका ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये रीजन क्या करता है, एंटीजन से बाइंड होता है। ठीक है ना। तो इसका जो पार्ट है उसे हम कहते हैं एपिटोप। क्या कहते हैं, जो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है एंटीजन का वो एपिटोप है, और जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है एंटीबॉडी का वो है पैराटोप। मैं फिर से एक बार बताती हूँ, एंटीबॉडी का ऐसा साइट जो अवेलेबल है एंटीजन के साथ बाइंड होने के लिए उसे हम पैराटोप कहेंगे, और एंटीजन का ऐसा साइट जो अवेलेबल है एंटीबॉडी से बाइंड होने के लिए उसे हम कहेंगे एपिटोप। समझ गए। अब देखो यहाँ पर एक एंटीजन बाइंड हो सकता है, यहाँ एक एंटीजन बाइंड हो सकता है। इसके लिए मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जहां पर दो एंटीजन बाइंड हो सके, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाइवैलेंट। बाई मीन्स टू, दो एंटीजन को एक साथ बाइंड कर सकता है। और एंड ऑन डिपेंडिंग ऑन एंटीजन
antigen and antibody complex, we have noted that antibody are highly specific in nature. अभी मैंने क्या बोला कि वो लॉक एंड की फैशन में काम करते हैं, तो कोई भी की जिस तरह से किसी भी लॉक में नहीं लगती वो अपने स्पेसिफिक लॉक में ही लगती है, वैसे ही कोई भी एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन से बाइंड नहीं करता, वो हाईली क्या होता है, पर्टिकुलर होता है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो क्या समझ में आ गया, दो हैवी चेन दो लाइट चेन, ये पूरा जो भी देख रहे हैं आप ग्रीनिश ब्लूइश, ये क्या है, हैवी चेन है, पिंक वाला क्या है, लाइट चेन है। दिस VS स्टैंड्स फॉर वेरिएबल रीजन, ये चेंज हो सकता है एंटीजन के बाइंडिंग के हिसाब से, और जहां भी आप C देख रहे हो क्या है, ये कांस्टेंट रीजन है, ये कांस्टेंट रीजन है दोनों ही साइड पे, और ये क्या है, वेरिएबल रीजन है। इसके अलावा ये दोनों ही चेन दोनों हैवी भी और हैवी और लाइट भी आपस में जुड़े हैं सल्फर सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जब एंटीजन को एंटीबॉडी ऐसे बाइंड कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बंध जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब हम देखेंगे ब्लड टाइप, क्योंकि हमारे बुक में दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी, जिसको 1900 में किसने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। इन्होंने ए, बी और ओ ग्रुप की पहचान बताई। उसके 2 साल बाद 1902 में लैंड स्टीनर के स्टूडेंट्स डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली, इन्होंने खोज निकाला ए बी ब्लड ग्रुप। तो बेसिकली ये ब्लड ग्रुप क्या है, हमारा जो आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे कुछ एंटीजन पाए जाते हैं, तो उन एंटीजन के बेसिस पे हमारा ब्लड ग्रुप का नाम रखा हुआ है। जैसे कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है ना, तो उस ब्लड ग्रुप ए वाले के आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए पाया जाता है। जो ब्लड ग्रुप बी है उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी पाया जाता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके आरबीसी के सरफेस पे ए और बी दोनों ही एंटीजन पाया जाता है। तो एंटीजन जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो एंटीजन पाया जाएगा, जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो एंटीजन पाया जाएगा। अब ये जो ग्रुप ओ है तो ये बेसिकली ये जीरो है कि कुछ भी नहीं, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक है, अब इस एंटीजन के साथ ही ब्लड में एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके ब्लड में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, और वाइस वर्सा, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके ब्लड में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। एबी ब्लड ग्रुप के वाले के ब्लड में नो एंटीबॉडी, और ओ के ब्लड में एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी बी भी है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ब्लड टाइप। ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ज्यादातर पाया जाता है। इसके अलावा भी ब्लड ग्रुप से है, जैसे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप, एमएनएस ब्लड ग्रुप, डफी, ये सारे और भी क्या है, बहुत सारे ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं जो काफी रेयर है। ओके, इसके साथ मैं आपको RH के बारे में बताना चाहूंगी, और ये भी बताना चाहूंगी कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो सिर्फ ब्लड ग्रुप ए से और ब्लड ग्रुप ओ से क्या कर सकता है, ब्लड रिसीव कर सकता है। जो ब्लड ग्रुप बी वाला है वो बी से और ओ से रिसीव कर सकता है। जो ए बी है ये किसी से भी रिसीव कर सकता है, ए से, बी से, ए बी से और ओ से। और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सिर्फ ओ से ही रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओ लगभग सारे ही ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं, इसलिए हम ओ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। और जो ब्लड ग्रुप ए बी है आप देखोगे ये सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है, इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर या रेसिपिएंट। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ब्लड ग्रुप का स्क्रीनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है,
क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप ए वाले को हम अगर बी ब्लड ग्रुप चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंटीजन ए है और ये एंटीबॉडी भी ए, ये एंटीजन ए एंटीबॉडी ए मिल जाएंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। वो उधर ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना के ब्लड को क्लॉट कर देंगे, फिर हो गई कहानी खत्म। एंड बी का भी ऐसे ही, ठीक है। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अराउंड 12-13 फैक्टर्स होते हैं, उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि ब्लड ग्रुप की स्क्रीनिंग की जाए। देखेंगे अभी ब्लड ग्रुप ए और बी आप लोग समझ गए, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोलते हैं, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोलते हैं? तो एक और एंटीजन होता है जिसे कहते हैं एंटीजन डी। इसकी भी खोज 1940 में लैंडस्टीनर ने ही की थी, ठीक है। तो ये जो RH फैक्टर है ये सबसे पहले पाया गया था रिसस मंकी में, और जैसे कि हम प्राइमेटा के ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, हम उसके क्लोज रिलेटिव है, तो ये हमारे भी ब्लड में पाया जाता है, इसलिए रिसस मंकी से आया क्या, RH। जिसके बॉडी में RH यानी कि एंटीजन डी प्रेजेंट है वो पॉजिटिव है, जिसके बॉडी में प्रेजेंट नहीं है वो नेगेटिव है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपके पास RH प्रेजेंट है, एंटीजन डी प्रेजेंट, तो आप हो जाएंगे ए पॉजिटिव। अगर ब्लड ग्रुप बी है और आपके पास RH फैक्टर एब्सेंट है तो आप हो जाएंगे बी नेगेटिव। समझ में आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव का सीन क्या है। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव होने में तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक का जो नेगेटिव है वो फीमेल नहीं है। ब्लड ग्रुप कोई भी हो, अगर माँ RH नेगेटिव होती है और उसका जो बेबी है जो अभी उसके कोख में है वो RH पॉजिटिव है, तो फर्स्ट चाइल्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सेकेंड चाइल्ड में प्रॉब्लम होगी। अब प्रॉब्लम क्या होगी, क्यों होगी, कैसे होगी? देखो अगर बच्चा RH पॉजिटिव है और माँ RH नेगेटिव है, तो ये जो एंटीजन डी है, इस एंटीजन डी को तो माँ का शरीर पहचानता ही नहीं है, तो इसको क्या समझेगा, वो एंटीजन समझेगा और उसके खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी बनाएगा तो फर्स्ट चाइल्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि तब तक वो एंटीबॉडी बनाता होगा, लेकिन जैसे सेकेंड चाइल्ड होगा तो अगर वो भी RH पॉजिटिव है तो उस एंटीजन के खिलाफ तो बॉडी में एंटीबॉडी बन चुकी है, तो वो क्या कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको अंदर ही फोड़ देगा, और उस डिसऑर्डर को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। मतलब RH नेगेटिव मदर दूसरा बेबी नहीं कर सकती, ऐसा पहले था, मगर अभी साइंस और टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुके हैं, अभी काफी सारी दवाइयाँ इंजेक्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। नाम याद रहे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है। ये रही हमारे ब्लड की बात। अच्छा, यहां तक हमारा हेल्थ पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, डिजीज पार्ट की तरफ। तो डिजीज देखो, ईज का मतलब क्या, जब आप बहुत आराम से है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तब ईज। और ईज का अपोजिट ही क्या है, डिस ईज। जब भी हमको डिजीज होती तब हम कोई बहुत मजे नहीं मार रहे होते, हमें बड़ा मजा नहीं आ रहा होता है, हम क्या होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, है ना। कुछ अच्छा नहीं लगता, मन अच्छा नहीं लगता, ना खाना अच्छा लगता, ना कहीं जाना अच्छा लगता है। तो जो ईज है, ईज मतलब बड़े आराम से, कौन सा अमूल माचो वाला नहीं, बड़े आराम से, है ना। मतलब हम लाइफ बड़े आराम से जी रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, एक्टिव रहते हैं, जिंदा दिल होते हैं। और उसका ही अपोजिट क्या है, डिस ईज। अब डिजीज है, डिजीज को हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं अक्वायर्ड में और कॉन्जेनाइटल में। सेम, कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या है, ऐसी डिजीज जो बाय बर्थ प्रेजेंट है, वो क्या होंगी, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ठीक है। और जो अक्वायर्ड है, सेम वही जैसे हमने इम्यूनिटी में बात की थी, जो हमने बाद में गेन किया है, प्राप्त किया है, वो क्या होंगे, अक्वायर्ड डिजीज। अब अक्वायर्ड में भी क्या है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, जिसको हम इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस भी बोलते हैं, है ना। कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस का मतलब है जो किसी मीन्स से स्प्रेड हो, किसी मीन्स से मतलब एयर, वाटर, फूड, डायरेक्ट कांटेक्ट,
है ना, एक्सेट्रा, किसी भी मीन्स से अगर वो फैल सकती है तो वो क्या होगी, कम्युनिकेबल। और जो किसी भी मीन्स से फैले ही ना, वो क्या होगी, नॉन कम्युनिकेबल, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, या लीवर प्रॉब्लम होता है, या हार्ट अटैक होता है, तो क्या ऐसा है क्या, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, उसके साथ मैं रहूंगी तो मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा, क्या फैलती है क्या हार्ट अटैक की डिजीज, नहीं, वो नॉन कम्युनिकेबल है। लेकिन अगर किसी को टीबी है ना, और अगर टीबी जो है, टीबी छींकने से, खांसने से, थूकने से क्या होता है, वो उसके ड्रॉपलेट्स एयर में आ जाते हैं, और अगर हेल्दी पर्सन भी उसको क्या करे, इनहेल करे, तो वो इससे इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये क्या हो गई, कम्युनिकेबल डिजीज। समझ में आ गई बात। अच्छा, अभी कम्युनिकेबल डिजीज तो ऐसे बहुत सारी है, जैसे कि मलेरिया है, अमीबियासिस, एस्कैरियासिस, बहुत सारी है ना। तो जो मले सबके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो अलग अलग है। जैसे कि मलेरिया के तो एक्चुअली 4 पॉजिटिव एजेंट हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवाले, प्लाज्मोडियम फाल्किपरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक जानलेवा कौन है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपरम, या फाल्किपरम भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। हम सबको पता है, ये सबको पता है कि मलेरिया मच्छर के वजह से होता है। एक्चुअली जो मस्कीटो है वो इसका पॉजिटिव एजेंट नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ क्या है, वेक्टर है, वेक्टर। मतलब कि मस्कीटो का इस्तेमाल करके मलेरिया के ये पॉजिटिव एजेंट क्या करते हैं, हम ह्यूमंस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जो मस्कीटो है उसको सिर्फ क्या बनाया हुआ है, एक जरिया बनाया है। कैसे हम बस ट्रेन यूज करते हैं कहीं पर पहुंचने के लिए, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो देखते हैं कि मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है। देखो मान लो कि, और हमेशा याद रहे, मलेरिया स्प्रेड करने वाला जो मस्कीटो है वो मेल नहीं है, वो फीमेल मस्कीटो है, और मस्कीटो का नाम क्या है, एनोफिलीज, फीमेल मस्कीटो एनोफिलीज। ठीक है, मलेरिया हो या डेंगी हो या फाइलेरियासिस हो, ये सारे पॉजिटिव एजेंट फीमेल मस्कीटो ही है। कहीं एनोफिलीज है, कहीं क्यूलेक्स है, कहीं पे एडिस इजिप्शिया है, लेकिन है तो सारी फीमेल ही, याद रहे। ठीक है, अभी देखो ये जो मस्कीटो है, ये मस्कीटो बेसिकली, जो मलेरिया का लाइफ साइकिल है, बेसिकली ये दोनों को इन्फेक्ट कर रहा है, मस्कीटो को भी और ह्यूमंस को भी। ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चुनता है, एक ह्यूमन है और दूसरा खुद मस्कीटो है। ह्यूमन बॉडी में इसके लाइफ साइकिल का सेक्सुअल पार्ट का कार्यक्रम चलता है, और मस्कीटो की बॉडी में इसके लाइफ का सेक्सुअल पार्ट का कार्यक्रम चलता है। देखो कैसे, ये जो मस्कीटो है इसके बॉडी में स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट हैं। ये स्पोरोजोइट्स, जब ये फीमेल मस्कीटो हमारा ब्लड सक करने के लिए आई, तो इसका जो सलाइवा है वो भी हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं, और इसके सलाइवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट थे, तो वो कहाँ पे रिलीज हो गए, हमारे ब्लड में रिलीज हो गए। ब्लड में रिलीज होने के बाद में वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, अपने टारगेटेड ऑर्गन के पास, हेपेटिक सेल मतलब कि लीवर के पास, लीवर सेल के पास। लीवर सेल में जाएंगे, वहां पे कुछ दिन रहेंगे, वहां पर खा के पी के मैच्योर होंगे, और मैच्योर होने के बाद जब वो लीवर सेल को बर्स्ट करके बाहर आएंगे, तब हम उसे क्या कहते हैं, मीरोजोइट्स। अब ये मीरोजोइट्स का टारगेट कहां पर है, आरबीसी में है। टारगेट क्या है, ब्लड में एंटर करेंगे आरबीसी में, और वहां पर जाके क्या बनाएंगे, ट्रोफोजोइट। मतलब बहुत सारे म्यूरोजोइट्स इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे, ट्रोफोजोइट। उसके बाद में क्या करेंगे, ये वहां पर भी रहकर मैच्योर होंगे, और एक टाइम आएगा जब ये आरबीसी को भी रप्चर करके बाहर आ जाएंगे, और धीरे धीरे करके सारे दूसरे दूसरे आरबीसीज में जाने लगेंगे, और रप्चर कर करके बाहर आने लग जाएंगे। जब ये रप्चर करके बाहर आएंगे तब ये क्या बन चुके होंगे, गैमेटोसाइट। अब ये जो गैमेटोसाइट है ये हमारे ब्लड में रेडी है, और अब ये इंतजार कर रहे हैं किसका, मस्कीटो के दोबारा
ब्लड सक करने के लिए आने का। तो जैसे ही दोबारा ये फीमेल मस्कीटो हमारा ब्लड सक करने के लिए आई, तो ये हमारे ब्लड के साथ इसके बॉडी में चले गए। अब जब इसके बॉडी में चले गए तो यहाँ पे जो गैमेटोसाइट बना हुआ था, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या होंगे, ये जाइगोट, ये फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनाएंगे और ये कहाँ पर पहुंच जाएंगे, मस्कीटो के मिडगट में पहुंच जाएंगे। वहां से ये ओसिस्ट में पहुंच जाएंगे, ओसिस्ट बनाएंगे और जैसे ही ये ओसिस्ट बर्स्ट होगा, ये अपना रास्ता कहाँ पर बना लेंगे, मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में। अब ये मस्कीटो जिसके सलाइवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइट प्रेजेंट है, फिर से इसने किसी को काटा और फिर से उसके ब्लड में इसके सलाइवरी ग्लैंड से वो स्पोरोजोइट चले गए। फिर से ये पूरा साइकिल शुरू। तो ये हुआ असेक्सुअल साइकिल, ये हुआ इसका सेक्सुअल साइकिल। समझ में? लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। फीमेल का नाम क्या है, एनोफिलीज। कितना खूबसूरत नाम है। और हर खूबसूरत चीज खतरनाक ही होती है ना? ये समझ में आ गया। फिर है हमारा दूसरा अमीबियासिस। अमीबियासिस के जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट का नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये एक प्रोटोजोआ है जो हमारे बॉडी में रास्ता कैसे बनाते हैं। देखो, अगर मैं आपको इन जनरल सब डिजीज के बारे में बता दूं तो ये सब जो हमारे बॉडी में या तो कंटैमिनेटेड फूड से, एयर से, वाटर से, पर्सनल हाइजीन की कमी से, है ना, या फिर ये वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे कि मलेरिया है, फाइलेरियासिस है, डेंगू है, उसके वजह से, है ना। ये सारे रीजन है कि कहीं ना कहीं वो इन सब के जरिए आपके बॉडी में रास्ता बनाते हैं। इसके अलावा जो एस्कैरिस जैसे हैं, वो एस्कैरिस जैसे तो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। क्या है फीको ओरल रूट? जैसे कि ये किसी के बॉडी में प्रेजेंट हो, वहां पे इन्होंने एग्स ले किए हो, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, है ना। तो उसके बॉडी में उसने एग्स ले किए हो, जो एग्स स्टूल्स के साथ बाहर आ गया हो, और वो जो भी पर्सन है उसके स्टूल्स के साथ अगर उसके एग्स बाहर आ गए और उस पर्सन ने किया है ओपन डेफिकेशन, मतलब खुले में शौच का आनंद उठाया है, और जिसके जरिए वो सारे एग्स ग्राउंड पे आ गए, मिट्टी में आ गए, कुछ दिन के बाद में जो उसका फीसेस था, स्टूल था, वो डिकम्पोज हो गया, लेकिन जो एग है वो काफी दिनों महीनों तक डोरमेंट कंडीशन में सॉइल में प्रेजेंट रह सकते हैं। और जैसे कोई दूसरा बंदा वहां पर खेती के लिए गया, किसी काम से गया, और वहां पे उसके कांटेक्ट में अगर वो एग्स आ गए, उसने हाथ से काम किया, उसके नेल्स में वो एग आ गए, और फिर वो इंसान क्या करता है, बिना ठीक से हाथ धुले या ऐसे ही अगर वो खाना वगैरह खाता है, तो वो एग्स कहाँ से रास्ता बनाएंगे, वो एग उसके हाथ से उसके मुंह के जरिए कहाँ जाएंगे, फिर से उसके स्टमक में जाएंगे, वहां पर वो हैच होंगे, वहां पर इंटेस्टाइन में रहेंगे, और जो भी खा रहा है, पी रहा है, पचा रहा है, वो सब वहां से क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। तो इसको कहते हैं फीको ओरल रूट। फीसेस से निकलना और ओरल रूट से मतलब माउथ के जरिए बॉडी में ट्रांसमिट होना। जो अमीबियासिस है ये गंदे पानी से बॉडी में जाता है, और इसके साथ इसके जो सिम्टम्स है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा। देखो, लगभग के सिम्टम्स क्या होते हैं, या तो डायरिया, डिजेंट्री, लूज मोशन, फटीग। फटीग मतलब क्या, बहुत ज्यादा थकान। नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया मतलब क्या, भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना। हेडेक, वीकनेस, वॉमिटिंग, ये कुछ सिम्टम्स है जो काफी सारे में कॉमन है। ठीक है। इसके बाद है फाइलेरियासिस, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। इसकी जो पॉजिटिव एजेंट है वो है वुशीरेरा बैंक्रॉफ्टी। वुशीरेरा बैंक्रॉफ्टी भी ये भी मस्कीटो को ही वेक्टर बना के वो क्या करते हैं, हमारे तक पहुंचते हैं। और इसकी जो वेक्टर मस्कीटो है उसका नाम क्या है, क्यूलेक्स।
ठीक है। फिर टाइफाइड है, टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफाई। सैल्मोनेला टाइफाई ये क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। ये भी हमें कंटामिनेटेड फूड और वाटर के जरिए हमारे बॉडी में जाते हैं। बुखार आना जाना, बहुत ज्यादा बुखार होना, ये सब क्या है, कुछ टाइफाइड के, बहुत ज्यादा वीकनेस आना, नींद आना, ये क्या है, टाइफाइड के सिम्टम्स हैं। निमोनिया, निमोनिया तो क्या है, लंग का इन्फ्लेमेशन है, छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके। देन जो रिंगवर्म है, रिंगवर्म एक्चुअली एक फंगल इन्फेक्शन है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसको हम नॉर्मल भाषा में दाद कहते हैं, दाद, ऐसा गोल गोल जैसा हो जाता है। तो इसको, ये यूजुअली अनहाइजीनिक कंडीशन से, गीले कपड़े बहुत टाइम तक पहन के रहने से, पसीना और पानी मिक्स होने से, है ना, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवेल या कोम ऐसा ऐसा यूज करने से ये क्या होता है, स्प्रेड होता है। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव एजेंट क्या है, राइनो वायरस। ठीक है, क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा म्यूकस सिक्रेशन कराते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, कफ, कोल्ड और सर्दी भी होती है। डेंगी, डेंगी बहुत ही फेमस है, कॉमन है, सब लोग जानते हैं। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो भी एक मस्कीटो है जिसका नाम है एडिस इजिप्शिया। ठीक है, तो इन जनरल मैंने क्या बताया कि ये फूड, एयर, वाटर या अनहाइजीनिक कंडीशन या वेक्टर या फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होने वाले हैं। इनका जो कॉमन सिम्टम है वो क्या है, लूज मोशन है, हेडेक है, फटीग है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, वीकनेस है, रिंगवर्म के केस में तो इचिंग भी है। ठीक है, ये सब इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स है। और अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो हमेशा ही ये तो होता ही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पानी उबाल के पिए, खुले में शौच ना करें, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करें, टॉयलेट जाने के बाद और खाना खाने से पहले हाथ अच्छे से धोएं, अपने आसपास सफाई रखें, दूसरों के जो कपड़े हैं या टॉवल है उसको इस्तेमाल ना करें, पर्सनल हाइजीन बनाए रखें, अपने आसपास ऐसा माहौल ना रखें जिसमें गंदगी हो, जिसमें मच्छर पनपे। एक एड भी आती थी कि अपने आसपास खाली बर्तन जमा होने ना दे, खड्डे में पानी जमा होने ना दे, क्योंकि जमे हुए पानी में, स्टैग्नेंट वाटर में ही मच्छर क्या करते हैं, अपने अंडे देते हैं, और जिसकी वजह से ये मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलती है। गैम्बूजिया नाम की फिश है, गैम्बूजिया फिश क्या करती है, वो इन मच्छर के लार्वास पे ही फीड करती है। तो उनको उसमें, उन गड्ढों में या फिर जो भी पॉन्ड है उसमें छोड़ने से क्या होगा, वो सारे लार्वा एग्स वो क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे, तो जिससे पॉपुलेशन बनी रहेगी, कम हो जाएगी, है ना। ये सारे कुछ क्या है, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स है, मैं इन जनरल बता रही हूँ। एक बार टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो बहुत अच्छे से लिख पाओगे। अभी ये दोनों को मेजरली डिस्कस करना है, कैंसर और एड्स को। ये देखो, ये है एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस, ये फीमेल है, ये मेल है। जो बड़ी, मोटी और स्ट्रेट होगी वो फीमेल होगी, जो छोटा और यहाँ से ऐसा कर्व्ड होगा वो कौन होगा, मेल होगा। ठीक है, ये है फाइलारियासिस, जिसे हम हाथी पांव कहते हैं। ये जो वोशिरा बैंक्रॉफ्टी है, ये क्या करते हैं, ये लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स में जाकर वहां पर इन्फ्लेमेशन कराते हैं, जिसके वजह से ये इतना ज्यादा सूजन दिखाई दे रही है। ये है टाइफाइड के पॉजिटिव एजेंट सैल्मोनेला टाइफाई। निमोनिया, रिंगवर्म, रिंग गार्ड की एड में भी आपने देखा होगा।
कैंसर की बात करते हैं। कैंसर क्या है? कैंसर इज बेसिकली अनकंट्रोल्ड डिविजन, uncontrolled and also abnormal division of cell। मतलब जो सेल है, सेल का डिवाइड होना तो ठीक है, वो तो हमारे ग्रोथ का एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन अगर जो सेल है वो क्या हो, वो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा डिवाइड हो तो क्या होगा? अननेसेसरीली अगर वो बहुत ज्यादा डिवाइड होगा तो वो क्या करेगा? ट्यूमर बनने लगेगा। बहुत कम जगह में बहुत सारे सेल्स क्या होने लग जाएंगे? इकट्ठा होने लग जाएंगे, ट्यूमर बनाने लग जाएंगे। और वो ट्यूमर ही क्या है? सबसे पहली शुरुआत है किसकी? कैंसर की। एक्चुअली हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, लेकिन हर कैंसर की शुरुआत ट्यूमर से ही होती है। ठीक है, तो ये क्या है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। लंप बनने लग जाएगा, ट्यूमर बनने लग जाएगा। अब जो कैंसर है, कैंसर में देखो, कैंसर के टाइप्स नहीं, पहले ट्यूमर के टाइप देखो। जो ट्यूमर है दो टाइप के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। डिफरेंस क्या है बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में? जो बिनाइन ट्यूमर है ये स्प्रेड नहीं होते, मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड होते हैं। स्प्रेड नहीं होते, स्प्रेड होते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं डज नॉट शो मेटास्टासिस। मेटास्टासिस मतलब कि स्प्रेड होना, और दिस शोज मेटास्टासिस मतलब कि ये स्प्रेड होता है। जो बिनाइन ट्यूमर है, दिस कैन बी ऑपरेटेड सर्जिकली, इसको सर्जरी से निकाल सकते हैं। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, दिस कैन नॉट बी ऑपरेटेड सर्जिकली। क्यों? क्योंकि ये जिस भी ऑर्गन के पास होता है उस ऑर्गन से इतना अटैच हो जाता है कि अगर इसको निकालने जाएंगे तो वो ऑर्गन भी शायद कट हो जाए, क्योंकि जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसके ऊपर एक कोटिंग सी होती है जो ऑर्गन को और उस ट्यूमर को अलग करती है, जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर पे नहीं होती। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम बिनाइन इज नॉट फेटल, हर बार नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम, वेयर एज मैलिग्नेंट इज मोस्ट ऑफ द टाइम फेटल। फेटल मतलब जानलेवा। ये मैंने किसके टाइप्स बताया आपको? ट्यूमर के टाइप बताया, कैंसर के टाइप नहीं बताया। ठीक है, ट्यूमर गांठ के। अब कैंसर के अगर हम कॉजेज की बात करें तो इसके अभी तक का कोई भी ऐसे ठोस कॉजेज नहीं है, कि मतलब एक ही उसका कोई रीजन नहीं है। ये क्या हो सकता है? ये रेडिएशन हो सकता है, ये हमारे डेली रूटीन भी हो सकता है, हमारे फीडिंग हैबिट्स हो सकते हैं। कैंसर के कॉजेज की मैं बात कर रही हूँ। ये ऑक्यूपेशन की जगह पे रेडिएशन को एक्सपोजर हो सकता है ना। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसके? कैंसर के। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस जैसे कि सिगरेट वगैरह है, अल्कोहल है, इसके अलावा जो टार होता है, डांबर, वहां उसमें जो लोग काम करते हैं वो डांबर को पिघालना वो भी हाईली कार्सिनोजेनिक है। तो कार्सिनोजेनिक मतलब कोई भी ऐसी चीज विच कैन कॉज कैंसर, विच हैज द कैपेसिटी टू कॉज कैंसर। समझ रहे हो? तो ये क्या है? कुछ कॉजेज है, कुछ भी हो सकते हैं कॉजेज कैंसर के। टोबैको है, सिगरेट है, कुछ भी कॉजेज हो सकते हैं। ये कॉजेज आपको समझ में आ गए, ये ट्यूमर आपको समझ में आ गया। अब कैंसर के अगर टाइप्स की बात करूं तो जो कैंसर है ये, इसको हमने बेसिकली 5 टाइप में डिवाइड किया। तो 400 से प्लस टाइप के कैंसर्स है, लेकिन इसको हमने कैसे डिवाइड किया है कि ये कहां पर होता है। जैसे कि कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, एडिनोमा, कहीं कहीं पे एडिकार्सिनोमा भी लिखा होता है।
ठीक है। तो जो कार्सिनोमा है ये एपिथेलियल टिश्यू पे, एपिथेलियल टिश्यू से जो कैंसर के गांठ जुड़ी हुई होंगी उनको हम क्या कहेंगे, कार्सिनोमा। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, ये सारे कैंसर क्या है, कार्सिनोमा है। जो बोन्स से जुड़े होंगे वो होंगे सार्कोमा, जो लिम्फ नोड से जुड़े होंगे वो होंगे लिम्फोमा, जो ब्लड कैंसर होगा वो होगा ल्यूकेमिया, और जो ग्लैंड्स में कैंसर होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, वो होगा एडिनोमा। तो ये 5 टाइप के, डिफरेंट टाइप के कैंसर है डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। एपिथेलियल में है तो कार्सिनोमा, बोन्स में है तो सार्कोमा, लिम्फ नोड्स में, लिम्फ वेसल्स में है तो लिम्फोमा, ब्लड में है तो ल्यूकेमिया, और ग्लैंड्स में पाया जाए तो एडिनोमा। ठीक है। तो हमने कैंसर के कॉजेज देखे, ट्यूमर के टाइप्स देखे, और कैंसर के टाइप्स देखे। अभी अगर हम इसकी सर्जरी की बात, सॉरी, हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या है, देखो ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकता है। सबसे फर्स्ट केमोथेरेपी हो सकती है, मतलब केमिकल के जरिए इसको ठीक किया जाए। रेडियोथेरेपी, जो लेजर थेरेपी जिसको बोलते हैं, लेजर लाइट वाला। लेजर लाइट क्या, केमोथेरेपी क्या है, मेडिसिन है, मेडिसिन से इसको ठीक किया जाए केमिकली, नहीं तो लेजर थेरेपी से किया जाए। तो लेजर क्या करते हैं, वो लाइट होती है, रेडिएशन होता है जो क्या करता है, जो सेल्स की गांठ होती है उसको बर्स्ट कर देता है, फोड़ता है उसको। तो उसमें चांसेस होते हैं कि कैंसरस सेल्स के साथ साथ हमारे हेल्दी सेल्स भी मारे जा सकते हैं। इसके अलावा होता है सर्जरी, अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि कैंसर में स्टेजेस भी तो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे आपका कैंसर है। अगर ज्यादा स्टेज आगे बढ़ चुकी है तो कुछ भी काम नहीं करता है ना। फिर कंबाइंड थेरेपी, जो भी ऊपर लिखा है इसमें से कुछ भी कंबाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन थेरेपीज के अलावा कोई ऐसी सपोर्टिव थेरेपी जिससे पेशेंट को और हेल्दी किया जाए, उसको उसकी कैपेसिटी, फाइटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, तो उसे कहते हैं सपोर्टिव थेरेपी। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट्स है ये आज के डेट में क्या की जाती है, कैंसर पेशेंट को प्रदान की जाती है। समझ पा रहे हैं? ओके। तो ये था कैंसर। इसके अलावा कैंसर की डिटेल स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और डिटेल स्टडी करने वाले को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। हमारे बॉडी में भी एक जीन होता है ऑन्कोजीन, मतलब हमारे पास ऑलरेडी कैंसर की इंफॉर्मेशन है जीन्स में, लेकिन अगर आपको कैंसर नहीं है, इसका मतलब कि ये जो ऑन्कोजीन आपके रूटीन से, आपकी फीडिंग हैबिट से, आपके जो ऑन्कोजीन्स है ये अभी तक सप्रेस्ड है, एक्टिवेट नहीं हुए हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, एडिक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन सारी चीजों से ये जो जीन है ये ट्रिगर होने के, एक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कैंसर। नेक्स्ट इज एड्स। एड्स का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, दैट इज व्हाट, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब कि जो भी हमने अक्वायर की हुई हमारी इम्यूनिटी है वो पूरी की पूरी क्या है, हो चुकी है, उसकी कमी हो चुकी है, वो गायब हो चुकी है। मतलब कि ये जिनको एड्स होता है उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इतना ज्यादा वीक हो चुका होता है कि उनको हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी क्या होती है, बीमारी होती है। उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका होता है, और इसका पॉजिटिव एजेंट है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो कि एक रेट्रोवायरस है। ठीक है। ये क्या करता है, पूरे इम्यून सिस्टम को कोलैप्स कर देता है। अभी एड्स के कॉजेज क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। अगर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ये क्या है, कैसे ट्रांसमिट होता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट, अनसेफ एंड
unsafe sexual intercourse, multiple sex partners can lead to the transmission of AIDS. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आपको ब्लड की कमी है और आपने ब्लड चढ़ाया खुद को और वो जो ब्लड था उसकी स्क्रीनिंग थी कि उसके इसका HIV टेस्ट नहीं हुआ था और बाद में पता चला कि वो जो पर्सन जिसने डोनेट किया था वो HIV पॉजिटिव था, तो फिर हो गया काम खत्म। एक दूसरे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए क्या होता है, एड्स का स्प्रेड होता है। इसके अलावा मदर टू फिटस, अगर माँ संक्रमित है तो बेबी भी क्या होगा, उसके कोख में पलने वाला संक्रमित होगा। और नंबर 4, रेजर या पियर्सिंग नीडल्स। पहले डॉक्टर्स क्या करते थे, एक नीडल से इंजेक्शन देने के बाद में उस नीडल को बॉइलिंग वाटर में 20 मिनट रखने के बाद में फिर से वो नीडल्स यूज करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। एड्स एक्चुअली एक पैंडेमिक है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में इससे संक्रमित लोग हैं, है ना। तो इस बाद में WHO की गाइडलाइंस जो जारी हुई उसमें बताया गया कि जो नीडल्स है उसको एक बार यूज करने के बाद सीधा डिस्पोज करना है, उसको दोबारा यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सीधा ब्लड से कांटेक्ट होता है, तो इसका ब्लड अगर उसके बॉडी में गया तो उससे हेल्दी पर्सन भी अफेक्टेड हो सकता है। रेजर, जो भी मेल्स है वो अगर जब दाढ़ी बनाते हैं तो कट लग जाता है, अगर सेम ब्लेड दूसरे को यूज किया गया तो अगर दूसरे को भी कट लग गया और वो ब्लड कहीं ना कहीं अगर साथ में मिक्स हो गए तो एड्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और बात मैं बता दूं कि HIV पॉजिटिव होने में और फुल ब्लोन एड्स होने में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो, HIV पॉजिटिव का मतलब कि अगर मैं बोलूं कि पर्सन A है वो HIV पॉजिटिव है और जो पर्सन B है उसको एड्स है, तो दोनों का मतलब सेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि पर्सन A के ब्लड में HIV वायरस पाया गया है, पर अभी वो इंक्यूबेशन पीरियड में है, मतलब कि वो प्रेजेंट तो है पर वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है, वो उसने अपने सिम्टम्स दिखाना चालू नहीं किए, शायद एक इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है जो उसको एक्टिवेट होने नहीं दे रहा, जो भी रीजन हो वो अभी एक्टिव नहीं है। और अगर मैं बोलूं पर्सन भी जिसको एड्स है, मतलब कि इसके भी बॉडी में वायरस है जो एक्टिव हो चुका है, जिसने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि पर्सन सी है, तो अगर पर्सन ए HIV पॉजिटिव है लेकिन किसी जरिए अगर यहां से ब्लड या इसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सी के साथ होता है तो जरूरी नहीं कि सी भी HIV पॉजिटिव ही होगा। हालांकि ए HIV पॉजिटिव है, पर अगर यहां से वायरस यहां जाता है तो सी फुल ब्लोन एड्स का शिकार हो सकता है, और ए तब तक भी HIV पॉजिटिव ही होगा जब तक सी एड्स दिखा रहा है, तब तक भी ए पॉसिबिलिटीज है कि ए HIV पॉजिटिव ही हो, उसको एड्स फुल ब्लोन एड्स वो डेवलप ही ना किया हो। तो मतलब क्या कि जो HIV पॉजिटिव है, जो कैरियर है, वो भी थर्ड पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। भी तो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन जो कैरियर है ये भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। समझ गए डिफरेंस? अभी यहाँ पर भी इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अवॉइड अनसेफ सेक्स, अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, बिफोर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड शुड बी ऑलवेज स्क्रीन। और अगर जो मदर टू फिटस है, तो अगर HIV पॉजिटिव मदर है और उसको ये बात पता है तो शी शुड अवॉइड प्रेगनेंसी। और अभी ऐसी दवाइयां भी है जो पहले से अगर स्टार्ट करें तो मदर का जो एड्स है वो फिटस तक ट्रांसमिट नहीं होता। और रेजर और नीडल्स तो यूज, पियर्सिंग टैटूज में भी जो नीडल्स यूज करते हैं वो तो दोबारा से दूसरे पर्सन को यूज करने ही नहीं चाहिए। इसके अलावा सोसाइटी से बहुत मदद चाहिए, एड्स से पीड़ित लोगों को उनको चाहिए आपकी हेल्प, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका केयर और रिस्पेक्ट। अगर यही सोसाइटी से नहीं मिलता है तो 5 साल जीने वाला व्यक्ति 2 साल में भगवान को प्यारा हो जाता है। तो हमारी तरफ से हम जितनी मदद कर पाए बीमार लोगों की, उनको हेल्प दे सके, केयर लव सपोर्ट दे सके, रिस्पेक्ट दे सके, तो हम उनकी मदद कर पाएंगे, उनकी जिंदगी को हम और खुशहाल बना पाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट एड्स। अभी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो
देखने को मिलते हैं, एक एक करके देखते हैं। एडोलिसेंस, एडोलिसेंस तो बेसिकली एक स्टेज है जिस स्टेज में, जैसे कि आप लोगों 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो इतने भी छोटे पापा नहीं है कि दूध की बोतल पकड़ाई जाए और इतने भी बड़े नहीं हैं कि उनको वोट डालने भेजा जाए, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकें। तो जो ट्रांजिशन पीरियड है चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक, उसे क्या कहते हैं? एडोलिसेंस, प्यूबर्टी। ठीक है, तो जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में टीनेज भी बोलते हैं, टीनेजर्स, टीनेज। तो ये होता है एडोलिसेंस। अब इस एडोलिसेंस में होते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमें लगता है कि हमको आजाद होना चाहिए, कि कोई हमें समझाए ना, कोई हमें बताए ना, टीचर को क्या है तो पकाते रहती है, पेरेंट्स को क्या है, इनको क्या पता हमारे ऊपर कितना टेंशन है, खुद तो कभी पढ़े नहीं, इनको तो कुछ पता नहीं, है ना। मतलब इस स्टेज में जो भी कोई हमको समझाए वो क्या है? वो हमारा दुश्मन है। हमें चाहिए आजादी, हमको बनना है हमारे मन का मालिक। और इसमें जो मूड स्विंग्स है वो तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा इस स्टेज में एडिक्शन का शिकार होना कोई चौंका देने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इस स्टेज में बच्चे अपने आप को बहुत ही आजाद, इंडिपेंडेंट और एकदम कूल, एकदम स्वैग, है ना। तो उसमें एडिक्शन भी आ जाता है। अब ये एडिक्शन क्या है? किसी भी चीज पे आपका मेंटल या फिजिकल डिपेंडेंस क्या होता है? एडिक्शन होता है, मेंटल और फिजिकल डिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि छोटी छोटी बातों का इस एज में स्ट्रेस लेने लगते हैं। जर्नल कंप्लीट नहीं हुई, मेरा होमवर्क नहीं हुआ है, ओहो एग्जाम आ रहा है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई। फिर रिलेशनशिप का तो दुख अलग ही है, मेरी जीएफ, मेरा बीएफ, उसके पीछे मैंने इतना खर्चा किया, मुझे ऐसा डिच किया, मुझे वैसा छोड़ा, है ना। तो ये एक अलग टेंशन है। अब इसमें अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है, आपका सर्कल अच्छा नहीं है, तो क्या होता है? आपके बिगड़ने के, एडिक्शन की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होता क्या है, मान लो कि आपको कोई टेंशन है, चाहे फेल होने का टेंशन है या रिलेशनशिप का टेंशन है, और उसमें आपका दोस्त है। पर्सन ए को बहुत टेंशन है, पर्सन बी उसको बोलता है क्या हुआ दोस्त, तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है? तो पर्सन ए उसको अपना दुख सुना रहा है। तो पर्सन बी क्या बोलता है? छोड़ ना यार, ये ले सिगरेट ले, इसको मस्त फूक, क्या हो जाएगा तेरे को, देख तेरे को कितना अच्छा रिलीफ होगा। तो ये बोलेगा नहीं नहीं, मेरे को ये सब नहीं करना है। तो बी क्या बोलेगा? अरे अपने भाई की बात नहीं मानेगा तू, भाई की बात नहीं मानेगा, दे बंटा एक बार इसको फूक, लगे दम मिटे गम, देख कितना मजा आएगा, मजा आने का तो मुझे बोलना, तेरे पूरे स्ट्रेस गायब हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके बी क्या करेगा? ए को फर्स्ट टाइम स्मोकिंग सिखाएगा। अभी जो भी एडिक्शन में हम जो भी करें, चाहे अल्कोहल हो, चाहे टोबैको हो, कोई भी ड्रग हो, वो होते हैं सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं जो आपके सोचने, समझने, याद करने की शक्ति को कम कर देते हैं। जब आप किसी चीज को सोचोगे, समझोगे, याद करोगे, तब आपको टेंशन होगा ना। जब आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आप अपने ही जो आपका ब्रेन है, जो पूरा मास्टर माइंड है, बॉडी का कंट्रोल जब वो ही दबा हुआ है, तो आपको क्या स्ट्रेस आएगा? तो आप उसमें अच्छा फील करोगे। और जब एक बार अच्छा फील होने लग गया, तो हाँ यार क्या मजा आ रहा है, हाँ कोई मेरा साथी नहीं है, बस मेरा साथी कौन है? मेरा गोल्ड फ्लैग, मेरा फोर्थ स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे करके एडिक्शन के टूवर्ड्स बच्चे जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि फूकते हुए हम बहुत कूल डूड नजर आते हैं, लड़कियों में बड़ा इंप्रेशन बनता है। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है। समझ रहे हो? तो तुम्हारे सिलेबस में ये टॉपिक को इंक्लूड करने का मोटो ही यही है कि आप लोग इसके बैक पीछे का जो लॉजिक है वो समझें और इससे बचें, क्योंकि यही एज में एडिक्शन में जाने के जो चांसेस है बहुत बढ़ जाते हैं, और फिर उसके बाद में उससे बाहर आने के जो रास्ते हैं वो बहुत ज्यादा कठिनाइयों से भरे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये सारा सब कुछ किस तरह अफेक्ट करता है? मेंटल हेल्थ पे। और ड्रग्स एब्यूज भी इसी से जुड़ा हुआ है ना।
तो अब इसके लिए फिर क्या करते हैं बच्चे, पढ़ाई पर से ध्यान हटा के कैसे शॉर्टकट तरीकों से पैसे कमाए जाए, कैसे पैसे फंड किए जाए, तो ये सारी चीजों में लग जाते हैं एंड आफ्टर ऑल दे एंड अप देयर करियर बीइंग क्रिमिनल. So avoid these things. These tensions are not really tensions. If you are very confident and mentally, if you are healthy, you have confidence in yourself, you can achieve whatever thing you deserve or you desire in life. वो कहावत सुनी है ना, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, है ना. तो ये 12th तो क्या है, कुछ भी नहीं है. जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां, परेशानियां, पहाड़ आना बाकी है, मुसीबतें आना बाकी है. और अगर तुमको खुद पे विश्वास है, हौसला है, तुम्हारा मेंटल स्टेट सही है, तुम मेंटली हेल्दी हो, तो तुम ये सबको पार करके आगे बढ़ जाओगे. ठीक है, समझ में आ गई बात. तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑल अबाउट हेल्थ एंड डिजीज. I have tried my best to cover everything in a very simple manner. Then too, I advise you all to please go through your textbook once. Because I cannot read word to word. This was the central concept of the chapter. If you go once thoroughly with the chapter, I totally guarantee you all that you all can answer any questions out of this chapter. Okay, thank you so much for your precious time. God bless you all.